नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में उड़ रहे रंग बिरंगे गुलाल, लोगों पर चढ़ी होली की खुमारी, नाच गानों के साथ हो रहा है जश्न। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं। राजनीतिक गलियारों में भी होली के बिखरे रंग। राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी, शिवराज सिंह चौहान, रेखा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ ने समर्थकों के साथ खेली होली। भारत के 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर हैं फिनलैंड राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। इजराइल की ईरान के भावी सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ी धमकी, कहा निशाने पर होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। संघर्ष का 5वां दिन आज। और आईसीसी टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। प्रतियोगिता में अब तक अजय रही है दक्षिण अफ्रीका। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग 5वें दिन भी जारी है। 5 दिन के बाद अब ये युद्ध और भी प्रचंड हो गया है। अमेरिका ने साफ किया कि अपने लक्ष्यों को पाए बिना वो युद्ध रोकेगा नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने दुबई में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बैरूत में बमबारी की है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसके जवाबी हमलों में पहले 2 दिनों के अंदर करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने एक और ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। ईरान के साथ संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो वो हम पर अटैक शुरू कर देता, तो परमाणु युद्ध होता और वे कई देशों को खत्म कर देते, क्योंकि आप जानते हैं वो बीमार लोग हैं, वे मानसिक रूप से बीमार हैं। It's my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए हैं। एक पनडुब्बी भी तबाह हो चुकी है। इस ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। करीब 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अमेरिका का दावा है। एक पनडुब्बी भी तबाह बताई गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि पनडुब्बी को तबाह कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल बताए गए हैं। ये अमेरिका का ऐसा कहना है और करीब 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल भी बताया है अमेरिका ने। और इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर कर रहे हैं हमला। लगातार ये हमले कर रहे हैं और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और ड्रोन को भारी नुकसान हुआ है। और इसी बीच फ्रांस ने जंगी जहाज भूमध्य सागर भेजने का आदेश भी दे दिया है और साथ में चार्ल्स डी गॉल और फ्रिगेट ईरान के पास ही तैनात होंगे। और इसके अलावा फ्रांस ने राफेल और हवाई रडार प्रणाली को तैनात कर दिया है। और इसके अलावा इस बीच तेहरान की अगर बात करें तो तेहरान में आज भी कई हमले हुए हैं और अब तक 800 लोगों के मारे जाने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी 800 लोग जो अब तक मर चुके हैं उनका अनुमान है ये। और इसके अलावा ईरान के 17 जहाज तबाह बताए गए हैं। ऐसा अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 17 जहाज तबाह कर दिए हैं, एक पनडुब्बी को तबाह किया है और इसके अलावा ऑपरेशन में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक शामिल हैं।
अमेरिकी सैन्य कमांडर का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में अब तक लगभग 2000 ठिकानों पर हमले किए हैं। Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद अब दुनिया में तेल सप्लाई का संकट भी पैदा हो गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान के IRGC ने रेडियो के जरिए खुलेआम धमकी दी है कि किसी भी जहाज को यहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसी महासंकट को भांपते हुए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि दुनिया में एनर्जी की सप्लाई नहीं रुकने देंगे। उन्होंने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वे खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी दें। ये सुविधा सभी शिपिंग लाइनों के उपलब्ध होगी। ट्रंप ने सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना खुद टैंकरों के साथ चलेगी और उन्हें सुरक्षा देगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। बारूद प्रहार के बीच ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि इन मिसाइलों को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के वेस्ट बैंक और तेल अवीव शहरों को निशाना बनाकर हमले किए, लेकिन इन मिसाइल हमलों को इजराइल की तरफ से नाकाम कर दिया गया। 28 फरवरी से जारी ये संघर्ष अब 5वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर बदलते दिन के साथ ये संघर्ष और विकराल होता जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने धमकी दी है कि जो भी ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाएगा वो हमारे निशाने पर होगा। कॉटेज ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि ईरानी शासन द्वारा नियुक्त हर वे नेता जो इजराइल को नष्ट करने, अमेरिका और स्वतंत्र दुनिया व क्षेत्र के देशों को धमकी देने और ईरानी जनता को दबाने की योजना को आगे बढ़ाएगा, वे उनके निशाने पर होगा। इससे पहले मंगलवार को इजराइल ने उस इमारत को निशाना बनाया था जो ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से जुड़ी बताई जाती है। ये संस्था देश के नए सुप्रीम लीडर का चयन करती है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों में दोनों देशों का नुकसान हुआ है। बात इजराइल की करें तो इजराइल ने ईरान पर अपने हमलों को ऑपरेशन रोरिंग लायन का नाम दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन के तीसरे दिन ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के 60 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 59 मामूली रूप से घायल हुए हैं। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तीसरे दिन विभिन्न मिसाइल हमले के बाद बचाव टीमों को पूरे इजराइल में दर्जनों स्थानों पर भेजा गया था। इस दौरान घायलों को पैरामेडिक्स ने चिकित्सा उपचार प्रदान किया और कुल 60 हताहतों को पूरे इजराइल के अस्पतालों में पहुंचाया गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत से लेकर अब तक 369 घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया। इनमें से 10 की मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि ईरान ने तेजी से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को बढ़ा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सहयोगी देशों को खतरा है। mission is very simple. It's twofold. We take out their ability to launch ballistic missiles and to produce ballistic missiles, and we downgrade their navy. That's it. That's what we're doing. It's short in scope. It does not violate the law in any way. It was explained here very well. अमेरिका और ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त देशों से निकालने में जुटा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के कई नागरिकों को वापस लाया गया है। इस पर राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग और मार्गदर्शन के कारण ही ये घर वापसी संभव हो पाई है। पश्चिमी एशिया में फंसे नागरिकों को निकालने में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है।
उन्होंने महाराष्ट्र के लगभग 164 पर्यटकों और छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स की व्यवस्था की, जिससे भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत का वाणिज्य दूतावास महाराष्ट्र के लोगों व अबू धाबी और दुबई में मौजूद भारतीय नागरिकों की लगातार संपर्क में हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। यानी भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो रही है। और ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय निर्यातकों ने चिंता जताई है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों की दैनिक आधार पर निगरानी करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। ये समूह पोत परिवहन, लॉजिस्टिक, निर्यात और महत्वपूर्ण आयात में संभावित जोखिमों का आकलन करेगा। निर्यातकों को ये डर है कि इस युद्ध में समुद्री मार्ग बाधित हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम उन सुझावों पर काम करेंगे और वाणिज्य मंत्रालय में उनके बहुमूल्य सुझावों पर विचार करेंगे, ताकि पश्चिम एशिया संकट का भारत पर कम से कम प्रभाव पड़े। उन्होंने बताया कि ये बैठक सभी संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख लॉजिस्टिक और व्यापार सुविधा भागीदारों के साथ उभरती भू राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए की गई थी। इस संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह बनाया गया है। इसमें वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के सदस्य शामिल हैं। सरकार ने निर्यातकों और आयातकों के लिए 24x7 हेल्प डेस्क भी स्थापित की है। और पश्चिम एशिया के संकट का असर भारत के बासमती चावल निर्यातकों को भी झेलना पड़ रहा है। पंजाब के जलालाबाद से एक्सपोर्ट हुआ लाखों टन चावल समुद्र के रास्ते में अटका पड़ा है। आपको बता दें कि 1121 किस्म का बासमती चावल खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है। इस समय 150 कंटेनर्स में लाखों टन बासमती चावल दुबई, ईरान सहित खाड़ी देशों में भेजा गया, जो शिप, समुद्र, बंदरगाह या फिर टैंकों में हैं और साथ ही पश्चिम एशिया संकट के चलते रास्तों में फंस गया है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है। मौजूदा हालात के चलते अब तक भारतीय एयरलाइंस की 1221 और विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार भारतीय एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में सावधानीपूर्वक बदलाव किए हैं। लंबी और अति लंबी दूरी को उड़ानों को प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचते हुए वैकल्पिक मार्गों से चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जा रहा है। फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। आज 4 मार्च के लिए भारतीय एयरलाइंस कुल 24 उड़ानें संचालित कर रही है, जिनमें 30 उड़ानें इंडिगो और 23 उड़ानें एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएंगी। वहीं पिछले 24 घंटों में अमीरात और एतिहाद ने खाड़ी क्षेत्र से 9 उड़ानों को संचालन किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है और हवाई किरायों में भी नजर रख रहा है, ताकि इस अवधि में टिकट कीमतों में अनावश्यक वृद्धि न हो। पश्चिम एशिया में तनाव को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन के मौजूदा हालात के मद्देनजर टोल फ्री नंबर और उन देशों को भारतीय दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं जहां हालात तनावपूर्ण हैं। बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत और लेबनान के दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं, जहां संपर्क करके हालात के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा ओमान, कतर, फिलिस्तीन के रामल्ला और सऊदी अरब के रियाद और जद्दा में स्थित भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार प्रतिबद्ध है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब 4 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वो 7 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ फिनलैंड के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। राष्ट्रपति स्टब के वर्तमान पदभार संभालने के बाद भारत की ये उनकी पहली यात्रा है। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति स्टब की ये यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया। भारत यात्रा को लेकर फिनलैंड के राष्ट्रपति का पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब का भारत में स्वागत है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। आपकी यात्रा भारत फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं कल होने वाली हमारी मीटिंग और रायसीना डायलॉग 2026 में आपके कीनोट एड्रेस का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भीमबर गली क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। भारतीय सेना की 16 कोर ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और निरंतर निगरानी के आधार पर आज सुबह नियंत्रण रेखा के साथ भीमबर गली क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला। निर्णायक कार्रवाई करते हुए और उत्कृष्ट सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क जवानों ने शीघ्रता से जवाबी कार्रवाई की और घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। 16 कोर के मुताबिक इलाके में सेना की तैनाती और मजबूत कर दी गई है। जमीनी और हवाई निगरानी लगातार जारी है और पूरे क्षेत्र में सेना पूरी तरह सतर्क है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त मिलिट्री अभ्यास उत्तराखंड के चौपटिया में पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुश्किल ऑपरेशन माहौल में टैक्टिकल और इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ करना और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। अभ्यास के दौरान समन्वित हमला अभ्यास, क्लोज क्वार्टर बैटल प्रशिक्षण और सटीक युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों सेनाएं संयुक्त तैयारी को मजबूत कर रही हैं, परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत कर रही हैं और तरीकों को बेहतर से बेहतर बना रही हैं और पेशेवर विशेषज्ञता का आदान प्रदान कर रही हैं। ये अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और सतत रक्षा सहयोग के माध्यम से साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। और आइए अब बात करते हैं पीआईबी फैक्ट चेक की। आजकल एक कथित स्वीकृति पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 7 लाख रुपए का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत स्वीकृत किए जाने का दावा किया गया है। पत्र में लाभार्थी से 860 रुपए बतौर एग्रीमेंट चार्ज जमा करने को कहा गया है।
पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। पीआईबी के अनुसार माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे तौर पर किसी भी सूक्ष्म उद्यमी या व्यक्ति को लोन नहीं देती है। मुद्रा एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है जो अंतिम स्तर के वित्तीय संस्थानों लास्ट माइल फाइनेंसर्स को पुनर्वित्त रिफाइनेंस यानी पुराने लोन के बदले नया लोन लेना उपलब्ध कराती है। इन संस्थानों में NBFCS माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, MFIS सोसाइटी और ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनियां, स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये संस्थाएं विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि संबंधित गतिविधियों में लगे सूक्ष्म और लघु व्यवसायियों को ऋण प्रदान करती हैं। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे फर्जी पत्रों और धोखाधड़ी से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध दावे की आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें। और भारतीय टीम आज अपने से अधिक रैंकिंग वाली वियतनाम की टीम के खिलाफ AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत 4 टीमों के ग्रुप में रैंकिंग के लिहाज से सबसे निचले पायदान पर है और उसने इस साल एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। ग्रुप की अन्य 3 टीमें वियतनाम, जापान और चीनी ताइपे हैं। भारतीय टीम ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2025 में ईरान और नेपाल के खिलाफ खेले थे। भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बजाय तुर्की में 4 सप्ताह के शिविर के दौरान क्लब टीमों के खिलाफ खेलने का विकल्प चुना। भारतीय टीम वहीं से 11 फरवरी को पर्थ पहुंची और उसने ऑस्ट्रेलिया की 2 क्लब टीमों में से मैत्री मैच खेले। फीफा रैंकिंग में भारत 67वें जबकि वियतनाम 36वें स्थान पर है। इन दोनों टीमों के बीच 2003 के बाद इस प्रतियोगिता में कोई मुकाबला नहीं हुआ है। T20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी है। ऐसे में एडन मार्करम की कप्तानी में टीम अपना अजेय सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ कीवी टीम विपक्षी टीम को रोकने का प्रयास करेगी। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर लगी होगी। यह मुकाबला बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा। इस मुकाबले में दोनों टीम के कप्तानों की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस समय शानदार फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस विश्व कप में अब तक अजेय रहने वाली एकमात्र टीम है। उन्होंने अपने सुपर 8 मुकाबले में भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराया था। मार्करम के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और अगले अहम मैच में भी उनके खिलाड़ी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेंगे। कप्तान मार्करम ने अब तक 6 पारियों में 53.60 की औसत और 175.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही थी। सुपर 8 में हालात ऐसे बन गए थे कि न्यूजीलैंड हार की कगार पर था, लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तान श्रीलंका पर सिर्फ 5 रनों की जीत के कारण सेमीफाइनल में एंट्री मिली। न्यूजीलैंड को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। उस मुकाबले में कीवी टीम के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट और फिन एलन की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 5 बार आमना सामना हुआ है। हर बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम बहुत आगे है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दोनों टीमों की 19 बार टक्कर हुई है, जिनमें 12 बार दक्षिण अफ्रीका जीती है और 7 बार कीवी टीम जीत दर्ज कर पाई है। बात अगर ईडन गार्डन स्टेडियम की करें तो T20 प्रारूप में ये पिच
बल्लेबाजों को काफी रास आती है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। रामदास अठावले, विनोद तावड़े और माया चिंतामन एनवटे और रामराव वडकुते को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। और कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 42 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही पार्टी ने राज्य में अपना चुनाव अभियान औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र से गौरव गोगोई चुनाव लड़ेंगे। गौरीपुर से अब्दुच चौवन अली सरकार और गोलपारा पश्चिम से मार्कलाइन मारक और बोंगाई गांव से गिरीश बरुआ और बारपेटा से महानंदा सरकार चुनाव लड़ेंगे। हाजो स्वालकुची से नंदिता दास और दिसपुर से मीरा बोठाकुर चुनाव लड़ेंगे। और पुलिस ने अमरोहा जनपद के रहने वाले गुलफाम नाम के इनामी बदमाश को इंदिरापुरम इलाके में ढेर कर दिया है। इस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गौरतलब है कि ये वही बदमाश है जिसने सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला किया था। हमले के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई थी। 2 दिन पहले पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में हमले का एक आरोपी जीशान मारा गया था, जिसके बाद पुलिस दूसरे आरोपी गुलफाम की तलाश में जुट गई थी। दरअसल गुलफाम मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ था और पुलिस उसे तभी से तलाश कर रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।